वेलकम बैक दिव्यांशी ला क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, जो छत्तीसगढ़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अदरवाइज किसी भी आप स्टेट जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी एविडेंस लॉ पूछे जाते हैं तो उस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम सारे सेक्शन डील ना करके इम्पॉर्टेंट सेक्शन को ही डील करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, ये एक्ट नंबर कौन सा है? तो एक्ट नंबर अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, तो एक्ट नंबर फर्स्ट है। तो इंडियन एविडेंस का एक्ट नंबर क्या है? फर्स्ट है। कि साइन कब हुआ था, मतलब ये पारित कब हुआ? तो 15 मार्च 1872 को ये पारित हुआ था। और ये लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था। आपको याद है 1 सितंबर 1872 को कोई और एक्ट लागू हुआ था, उस एक्ट का नाम? तो उस एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका सेम डेट पे लागू हुआ था। तो एक डेट से आपको जो चीज़ें याद हुई। अब सर जेम्स स्टेफन, ये आप इम्पोर्टेंट नेम है, आप इसको याद कर लेंगे। ये सर जेम्स स्टेफन इसके जनक माने जाते हैं एविडेंस एक्ट के। ओके। सेक्शन फर्स्ट बताता है, जैसे कि और सारे एक्ट में बताता है। सेक्शन फर्स्ट ये बताता है कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा और कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा और ये कब लागू होगा। तो सेक्शन फर्स्ट बताता है कि 1 सितंबर 1872 को ये लागू होगा। ये संपूर्ण भारत पे लागू होगा सिवाय शपथ पत्र और मध्यस्थ के अलावा ये संपूर्ण भारत पे अप्लाई होगा। सेक्शन 2 रिपील हो चुका है, निश्चित है। सेक्शन 3 निर्वचन खंड है। तो निर्वचन खंड में कुछ डिफिनीसन दिए हुए हैं, उसको देखते हैं जो आगे हमारे सेक्शंस में यूज होने वाले हैं। तो पहला डिफिनीसन है आपका न्यायालय। न्यायालय क्या है? न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। जो कोई व्यक्ति साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत है वो क्या कहलाएगा? न्यायालय कहलाएगा। ओके। और सेकंड डेफिनेशन है तथ्य, फैक्ट कैसे हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। एनीथिंग में भी फैक्ट, कोई भी चीज़ जो है वो फैक्ट हो सकती है। थर्ड है आपका विवादित तथ्य, जिसे फैक्ट इन इशू भी कहते हैं। जिस तथ्य या पॉइंट पर 2 व्यक्तियों में विवाद होता है वह क्या होता है? विवादित तथ्य होता है। विवादित तथ्य होता है। डॉक्यूमेंट दस्तावेज क्या? अक्षरों, अंकों, चिन्हों, चित्रों, किसी भी माध्यम से भावनाओं को व्यक्त किया गया हो तो क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट कहलाएगा। साक्ष्य, फैक्ट, वे सभी कथन जिसके जांचाधीन तथ्य के विषय में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है वो क्या कहलाता है? फैक्ट कहलाता है। थर्ड इसके बाद आपका ट्रायल, बहस को छोड़कर सभी विधि साधन जो किसी भी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करती है वो क्या कहलाती हैं? ट्रायल कहलाते हैं। बहस के ट्रायल में क्या नहीं आता है? तो ट्रायल में बहस शामिल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समन के कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाण देने की शक्ति हो। साक्ष्य के प्रकार देखते हैं। साक्ष्य के कितने प्रकार हैं? 10 प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, गौड़ साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, अनुसूत्र साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायिक साक्ष्य और न्यायोत्तर साक्ष्य। ये साक्ष्य के कुछ प्रकार हैं। अब देखते हैं अगला क्या है आपका साबित क्या है? उस तथ्य का अस्तित्व है। अगर कोई तथ्य है उसका अस्तित्व है तो क्या कहलाएगा? साबित कहलाएगा। ना साबित क्या है? उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, साबित नहीं हुआ, तो मतलब ना तो वह साबित किया गया है ना ही वह ना साबित किया गया है, वो क्या कहलाएगा? साबित नहीं हुआ। ओके। अब देखते हैं सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 में 3 बातें कही गई हैं। कौन सी? उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत। उपधारणा कर सकेगा क्या है? मे प्रेज्यूम, कोर्ट की मर्जी होगी वो माने या ना माने किसी तथ्य को। ओके। उपधारणा करेगा, सेल प्रेज्यूम, कोर्ट को मानना ही होगा। निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ, एक तथ्य के साबित हो जाने के बाद दूसरे को साबित करने की नीड नहीं है। मतलब देखिए, जो अगर कोई तथ्य कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है उसे माने या ना माने, तो क्या होगा? मे प्रेज्यूम होगा। और अगर ऐसा है कि कोर्ट को उस चीज़ को मानना ही होगा तो सेल्फ प्रेज्यूम होगा।
और कंक्लूसिव प्रूफ क्या होगा, अगर कोई एक तथ्य साबित हो गई है और उसके ज़रिए हम दूसरे तथ्य को भी साबित कर लेते हैं तो ये माना जाएगा दूसरा तथ्य ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन दिए हुए हैं। मे प्रेज्यूम के क्या है, 86, 87, 88, 90, 90A और 130A, 114। और सेल्फ प्रेज्यूम के सेक्शंस हैं 79, 85C, 89, 130B, 140A, 108, 107। निश्चय सबूत 41, 112, 113। अब देखते हैं अगला चैप्टर लेसन 2 अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति। चैप्टर का नाम है तथ्यों की सुसंगति, जिसमें 5 से लेकर 16 सेक्शन को कवर करता है ये। ओके। सेक्शन 5 बताता है किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा। तो विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा। तो किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, विवादित तथ्यों का और सुसंगत तथ्यों का। सेक्शन 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ही समव्यवहार के भाग होने, रेस्ट जेस्टे का सिद्धांत। अगर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रेस्ट जेस्टे का सिद्धांत किस में है, तो रेस्ट जेस्टे का सिद्धांत सेक्शन 6 में है। इसके इम्पॉर्टेंट केस हैं आर वर्सेस फॉस्टर और राफ्टेन वर्सेस क्वीन, पुलिस को कॉल। इसका आप फैक्ट, इस केस के फैक्ट के लिए पुलिस को कॉल करके आप इतना याद कर सकते हैं कि एक औरत होती है, पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि आप मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार डालेगा। और पुलिस जब तक उसके घर पे पहुंचती है, औरत की लाश मिलती है और उस घर में उस औरत और उसके पति के अलावा कोई नहीं होता, तो पुलिस ऐसा अनुमान लगाती है कि उसके पति ने ही उसकी हत्या की होगी। ओके। तो पुलिस को कॉल इतने बाद से आप इस केस के फैक्ट को याद कर सकते हैं। ओके। सेक्शन 7 वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। और सेक्शन 8 क्या, हेतुक तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण, मोटिव और प्रिपरेशन। 7 में क्या है, प्रसंग, हेतुक और परिणाम। और 8 में क्या, हेतुक तैयारी और आचरण। 7 का इम्पॉर्टेंट केस है आपका आर वर्सेस रिचर्डसन, जिसमें एक टीचर होता है, एक लड़की से बोलता है कि तुम मेरे साथ संभोग करो जिससे तुम्हारा गला सही होगा, और ऐसा करके उसके साथ सेक्स करके उसको प्रेग्नेंट कर देता है। और एक केस है इसका इम्पॉर्टेंट, इंडियन एयरलाइन वर्सेस माधुरी, जिसमें कॉज और मोटिव के बीच में फ़र्क बताया गया है। सेक्शन 8 का इम्पॉर्टेंट केस है क्वीन इम्परल वर्सेस अब्दुल्ला, जिसमें एक गर्ल रहती है, वो बोल नहीं पाती और इशारों के द्वारा वो बताती है कि अब्दुल्ला ने उसके साथ क्या किया है। सेक्शन 9 सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण के पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इन इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट, जैसे कि आवाज़ पहचानना, इन्वेस्टिगेशन करना, लाश की शिनाख्त करना, गिरफ्तारी के 5। और ये जो आपका है, ये गिरफ्तारी के 5 सप्ताह के बीच में ही अगर आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो गिरफ्तारी के 5 सप्ताह के बीच पहले ही स्वीकार करना होगा, इसके बाद ये स्वीकार नहीं माना जाएगा। ओके। अगला देखते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है, सेक्शन 10 है षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें। सेक्शन 11 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाएंगे, अन्यथा उपस्थित होना, प्ली ऑफ एलवी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मैगजीम इम्पॉर्टेंट है। प्ली ऑफ एलवी इसका अर्थ होता है अन्यथा उपस्थित होना। सेक्शन 12 नुकसानी की रकम से संबंधित सुसंगत कर, डैमेजेस से रिलेटिव जो भी सुसंगत तत्व हैं उसके बारे में 12 में बताया गया है। सेक्शन 13 क्या है, जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रसंगत हो सुसंगत तथ्य, अधिकार और रूढ़ी के बारे में सेक्शन 13 बताया गया। सेक्शन 14 मन, शरीर, भावना को दर्शित करने वाले तथ्य, आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलेपन दर्शाने वाले तथ्य, सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट। तो 14 में आप इसके पेपर में याद करने के लिए आपको पूरे की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर में इसके जो कीवर्ड है उसके द्वारा भी याद करते हैं। जैसे 11 में क्या है आपका, प्ले ऑफ एलवी इम्पोर्टेंट है। 12 में नुकसानी, डैमेजेस है। 13 में क्या है, अधिकार और रूढ़ी है। 14 में मन, शरीर और भावना
को दर्शित करने के लिए कौन कौन से इफेक्ट है? आशय, ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा और उतावलापन। 15 क्या है? एक्सीडेंट और इन एक्सीडेंट, आकस्मिक और शासय। कार्य आकस्मिक या शासय था, इस प्रश्न का प्रकाश डालने वाले तथ्य। तो इसमें 15 में आप एक्सीडेंट और इंसिडेंट, आकस्मिक और शासय से आप सेक्शन 15 को याद कर सकते हैं। सेक्शन 16 कारोबार के अनुक्रम में अस्तित्व कब सुसंगत है? उसके बाद देखते हैं स्वीकृतियाँ। सेक्शन 70 इम्पॉर्टेंट है, आपसे स्वीकृति के बारे में बताता है। स्वीकृति कितने प्रकार की हो सकती है? मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक, तीनों प्रकार से आपकी स्वीकृति हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक। सेक्शन 18 स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। स्वीकृति किसके द्वारा? अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति 18 में बताया गया है। 19 क्या है? उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिसकी स्थितिवाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित करनी है। सेक्शन 21 वेरी इंपॉर्टेंट है। खुद के खिलाफ गवाही नहीं दी जा सकती है। तो खुद के खिलाफ गवाही कहाँ नहीं दी जा सकती है? एविडेंस के सेक्शन 21 में खुद के खिलाफ कोई खुद ही के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। सेक्शन 22 ये भी इम्पोर्टेंट है। दस्तावेजों के विषय में कब मौखिक स्वीकृति ग्राह्य होगी? और सेक्शन 22 एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के विषय में कब मौखिक स्वीकृति ग्राह्य होगी? उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 23 सिविल मामलों में स्वीकृति सुसंगत नहीं है। मतलब अगर कोई सिविल मामला तो उसमें स्वीकृति जो है आपकी रिलेवेंट नहीं होगी। इसका अपवाद है सेक्शन 126। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन है जो सिर्फ सिविल मामले के बारे में डिस्कस करता है? तो सेक्शन 23 जो है सिर्फ सिविल मामले के बारे में बात करता है। ये आपका छत्तीसगढ़ और भी स्टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सेक्शन 24 धमकी उत्प्रेरणा द्वारा स्वीकृति विसंगत होती है। सेक्शन 25 पुलिस के सामने दी गई स्वीकृति ग्राह्य नहीं होती। अगर कोई पुलिस के सामने स्वीकृति देता है तो वह ग्राह्य नहीं होगी, रिलेवेंट नहीं होगी। 25 में बताया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 26 पुलिस कस्टडी में मजिस्ट्रेट के सामने दी गई स्वीकृति ग्राह्य है। अगर पुलिस के सामने स्वीकृति दी जाती है तो ग्राह्य नहीं होगी, पर वही स्वीकृति अगर पुलिस के सामने मजिस्ट्रेट भी होता है और पुलिस कस्टडी में मजिस्ट्रेट के सामने दी जाएगी तो स्वीकृति ग्राह्य हो जाएगी। सेक्शन 27 पुलिस ने तथ्य को डिस्कवर कर लिया। अगर मतलब पुलिस ने किसी बात की स्वीकृति करवा ली है और उस तथ्य को डिस्कवर कर लेता है तथ्य को, तो वहाँ पे वह रिलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 28 धमकी हटी तो रिलेवेंट। मैंने देखिए कीवर्ड बस लिखा है, सारे डीप में मैं नहीं लिखी हूँ। कीवर्ड के ज़रिए आप एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करके याद कर सकते हो। तो 28 में क्या है? धमकी। अगर मतलब धमकी के साथ किसी कोई तथ्य को कोई स्वीकृति दिलवाई जाती है तो रिलेवेंट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही धमकी हट जाएगी तो तथ्य क्या हो जाएगा? रिलेवेंट हो जाएगा। सेक्शन 29 नशे में स्वीकृति रिलेवेंट है। अगर कोई व्यक्ति नशे में कोई बात को स्वीकृति कर लेता है, किसी बात की स्वीकृति कर लेता है तो 29 के तहत तो क्या होगा? रिलेवेंट होगा। सेक्शन 30 ज्वाइंट ट्रायल में एक की स्वीकृति दूसरे के लिए रिलेवेंट होगी, लेकिन ये कमज़ोर साक्ष्य होगा। क्या होगा? कमज़ोर साक्ष्य। मतलब अगर किसी दो व्यक्तियों का ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है और एक व्यक्ति ने स्वीकृत कर लिया है और दूसरे ने नहीं किया तो वो एक दूसरे के लिए रिलेवेंट होगा। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 31 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वीकृति सबूत नहीं विबंधन है। स्वीकृति क्या है? ये सबूत नहीं है पर एक स्टॉपल है, विबंधन है। सेक्शन 32 ये भी इम्पॉर्टेंट है। मरते समय दी गई स्वीकृति। इसका इम्पॉर्टेंट केस है पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। कब पक्षकार को बुलाया नहीं जा सकता है? तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं 32 में कि जिस कंडीशन में पक्षकार को नहीं बुलाया जा सकता है। पहला है जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित हो। जो पक्षकार है उसका कारण क्या हो? मृत्यु से संबंधित हो। दूसरा है कारोबार के अनुक्रम में। तीसरा लोक अधिकारी या रूढ़ी के संबंध में। तो इन तीन कुछ कंडीशंस में 32 में छूट दिया गया है और उसकी स्वीकृति को मान्य दी गई है। मरते समय दी गई स्वीकृति हमेशा मान्य होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई इंसान मरते समय झूठ नहीं बोलता है। मरते समय हमेशा लोग सच ही बोलते हैं। ओके,
अब देखते हैं सेक्शन 33। पहले कार्यवाही में दिया गया स्टेटमेंट दूसरी कार्यवाही में दिया जा सकेगा अगर वह 32 के कारण ना आ सके। अगर 32 में जो कारण बताए गए हैं उसके कारण कोई पक्षकार कोर्ट में नहीं उपस्थित हो पा रहा है तो 33 में उसे माफ़ किया जाएगा और उसका जो पहला स्टेटमेंट है उसे भी दूसरी बार कार्यवाही में दी जा सकेगी। ओके। सेक्शन 36। मानचित्रों, चार्टों, लेखांकों के कथन की सुसंगति। तो 36 का कीवर्ड क्या है? मानचित्र, चार्ट, रेखांकों। 38 विधि पुस्तकों में दी गई बातों की सुसंगति। अगर कोई विधि पुस्तक लॉ बुक है उसमें कोई बात कही गई है, लिखी गई है तो वो भी रिलेवेंट होगी 38 के तहत। 39 क्या है? किसी कथन में कितना साबित किया जाएगा। मतलब अगर कोई कथन है बहुत बड़ा है तो उसमें हम पूरा तो कथन कहेंगे नहीं कोर्ट में इतनी टाइम तो है नहीं जज के पास क्यों बैठ के हमारी सारी बातें सुने, या फिर हम कि कोई बुक में कुछ लिखा हुआ है तो पूरा बुक ला के दे देंगे कि कोर्ट आप जज साहब आप इसको पढ़िए। तो वहाँ पे कितनी बात को साबित करना ये 39 में बताया गया है। सेक्शन 40 प्रीवियस जजमेंट की रिलेवेंस। मतलब पहले से अगर कोई जजमेंट आ गया है तो उसको रिलेटिव कर सकते हैं हम 40 में। सेक्शन 45 इम्पॉर्टेंट है, विशेषज्ञों की राय। 45A इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक की राय। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 47, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हस्तलेख के बारे में राय। जो साइन होता है उसके बारे में जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी राय। 47 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के विशेषज्ञ होते हैं उनकी राय है। अब देखते हैं सेक्शन 52 सिविल मामलों आपराधिक आचरण साबित करने की विसंगत। मतलब अगर कोई सिविल मामला है तो उसमें अध्यारोपी आचरण को साबित करना क्या है? विसंगत है, इलरिलेवेंट है। सिविल मामलों में आचरण को साबित करने की नीड नहीं है। और सेक्शन 53 यहीं पे बात करता है, दंडिक मामलों में पूर्व अच्छा सील सुसंगत है। लेकिन अगर दंडिक मामला है तो वहाँ पे पहले का आचरण जो है सील सुसंगत है। तो 52 में क्या है? सिविल मामलों में आचरण विसंगत है और 33 में दंडिक मामलों में पूर्व पहले का आचरण क्या है? सुसंगत है। ओके। सेक्शन 53A सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य रिलेवेंट नहीं है। अगर इस बार मतलब सील या पूर्व लैंगिक का अनुभव का साक्ष्य जो है रिलेवेंट नहीं है 53 के तहत। अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य। इसमें सिर्फ 2 सेक्शन है, 59 और 60। 59 क्या है? मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना। तो 59 में मौखिक साक्ष्य है और 60 में क्या है? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मौखिक साक्ष्य सुना सुनाया हो। जो भी मौखिक साक्ष्य दे रहा है वह स्वयं जाके प्रत्यक्ष रूप से मौखिक साक्ष्य देगा। अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य 61 से 90 तक है। 61 में क्या? दस्तावेजी साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। और दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है हम सेक्शन 3 में पढ़ चुके हैं। जो परिभाषा जो है इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है वहाँ पे दस्तावेज क्या है उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 62 में प्राथमिक साक्ष्य और सेक्शन 63 में द्वितीयक साक्ष्य। तो 61 में क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य है, 62 में प्राथमिक साक्ष्य है, 63 में द्वितीयक साक्ष्य है। 64 सेक्शन 64 क्या है? साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहिए। तो सर्वप्रथम यह इम्पॉर्टेंट होता है कि साक्ष्य को हम किस साक्ष्य के द्वारा साबित करें। तो किससे साबित करेंगे? प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा। अगर प्राथमिक साक्ष्य नहीं है तो 65 में बताया गया है कि द्वितीयक साक्ष्य भी दिया जा सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप द्वितीयक साक्ष्य भी दे सकते हैं, पर आप पहले कोशिश करेंगे कि प्राथमिक साक्ष्य ही दें। ओके। अब देखते हैं सेक्शन 65A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को 65 ख के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा सकेगा। 65B इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को 65B में बताया गया है। 67A 67 क में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को बताया गया है। उसका इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका 74 में लोक दस्तावेज के बारे में बताया गया। तो लोक दस्तावेज क्या है? लोक अधिकारियों द्वारा दिया गया जो भी दस्तावेज है वो क्या है? लोक दस्तावेज है। 75 प्राइवेट दस्तावेज। प्राइवेट दस्तावेज क्या है?
अन्य सभी दस्तावेज, मतलब लोक अधिकारी जो दस्तावेज देते हैं उसके अलावा जो अन्य कोई भी दस्तावेज है वो क्या है, प्राइवेट दस्तावेज है। सेक्शन 76 क्या है, लोक दस्तावेज को प्रमाणित प्रतियाँ क्या होती हैं, कॉपी। तो लोक दस्तावेज की जो प्रमाणित कॉपियाँ हैं वो 76 में बताया गया है। सेक्शन 90 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज में, तो 30 वर्ष पुराने जो दस्तावेज हैं उसको रिलेवेंट माना गया है 90 में। और 90A में क्या है, 5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक, अगर कोई भी दस्तावेज 30 साल पुराना है और उसे साबित करना है तो वह रिलेवेंट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो तो 5 साल पुराना होना चाहिए। सेक्शन 98 में ना पढ़ी जा सकने वाली लिपि का भी साक्ष्य दिया जा सकता है। ऐसी कोई लिपि है जिसको पढ़ना मुश्किल है, नहीं पढ़ा जा सकता है, फिर भी उसका साक्ष्य दिया जा सकता है 98 में। अध्याय 7 चैप्टर 7 सेक्शन 101 सबूत का भार। तो सबूत का भार कहाँ पे है, 101 में है। सेक्शन 102 सबूत का भार किस पर होगा। सेक्शन 2 में क्या, 102 में क्या बताया गया, सबूत का भार किस पे होगा, किसके ऊपर ये भार होगा कि वह सबूत दे, मतलब ये किसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन है जो सबूत देगा और अपने तथ्यों को प्रूव करेगा। 107 30 वर्ष के भीतर जीवित होने का साबित करने का भार उस पर होगा जो ये बोलेगा वो मर गया है। अगर कोई व्यक्ति मर गया है, 30 वर्ष से उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि नहीं वो जीवित है, उसके ऊपर ये भार होगा कि वो साबित करे कि वह व्यक्ति जीवित है। सेक्शन 108 7 वर्ष से जिसके बारे में सुना नहीं गया है उसके जीवित होने का साबित करने के लिए भार। कोई व्यक्ति है जो जिसके बारे में 7 वर्ष से कहीं सुना नहीं गया है, कहीं देखा नहीं गया है, और उसके बारे में कोई बोलता है कि ये व्यक्ति जीवित है, तो जो ये बोलेगा कि व्यक्ति जीवित है उसके ऊपर ये भार होगा कि वो साबित करे कि ये व्यक्ति जीवित है। ओके। सेक्शन 112 विवाह के बाद पुत्र का जन्म धर्मज उस, अगर कोई व्यक्ति है या कोई पुत्र, मतलब किसी दंपति के पुत्र उसके शादी के जस्ट बाद पैदा होता है तो ये धर्मज माना जाएगा। और अगर कोई स्त्री है उसका तलाक हो जाता है तो तलाक के 280 दिन के बाद कोई पुत्र जन्म लेता है, 280 दिन के पहले कोई जन्म लेता है तो वह धर्मज पुत्र माना जाएगा। ये माना जाएगा कि जिस औरत ने जिस पुरुष से तलाक लिया ये उसी का बच्चा है। सेक्शन 113A किसी विवाहित स्त्री के आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में। कोई विवाहित स्त्री है उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, उकसाना 130A में इसके बारे में बताया गया। 113B दहेज मृत्यु। कोई दहेज मृत्यु 7 वर्ष। 7 वर्ष क्या है, कीवर्ड है कि मतलब दहेज मृत्यु कब माना जाएगा, अगर शादी के 7 वर्ष के अंदर उस स्त्री की मृत्यु होती है और ऐसे कारणों से होती है जो नॉर्मल नहीं है तो वह दहेज मृत्यु माना जाएगा। चैप्टर 8 अध्याय 8 इसका एक ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 115 विबंधन स्टॉपल। 115 इम्पॉर्टेंट है जिसमें विबंधन और स्टॉपल के बारे में बताया गया है। चैप्टर 9 क्या है, 100 में सेक्शन 118 कौन साक्ष्य दे सकेगा। तो साक्ष्य कौन दे सकता है, कोई भी, पागल भी, मतलब कोई व्यक्ति अगर वो पागल है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी इंसान है वह साक्ष्य देने के लिए सक्षम है। तो साक्ष्य कौन दे सकता है, कोई भी साक्ष्य दे सकता है। सेक्शन 118 में 119 गूंगे व्यक्ति का साक्ष्य। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है तो वो भी साक्ष्य दे सकता है, और वो जो साक्ष्य देगा गूंगा व्यक्ति इशारों के द्वारा भी अगर देता है तो उसे मौखिक साक्ष्य में गिना जाएगा, उसे मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। अगर गूंगा व्यक्ति लिख के या इशारे में साक्ष्य देता है तो भी वह मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। सेक्शन 120 सिविल केस में पति पत्नी साक्षी होंगे, क्रिमिनल केस में भी, मतलब अगर कोई सिविल केस है या क्रिमिनल केस है तो पति पत्नी भी साक्षी एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। सेक्शन 121 मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश को विवश नहीं, मतलब मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश को किसी बात के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 133 सह अपराधियों का साक्ष्य जो सक्षम गवाह है। अगर सह अपराधी है और एक अपराधी दूसरे अपराधी के खिलाफ साक्ष्य देता है तो ये एक सक्षम गवाह माना जाएगा।
सेक्शन 134 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि साक्षियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो साक्षियों की कोई संख्या डिसाइड नहीं है, साक्षियों की संख्या अनलिमिटेड नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितने भी साक्षी चाहे आप साक्षी बुला सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला सेक्शन अगला चैप्टर अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा, जिसमें 135 से लेकर 166 तक है। 135 साक्षियों का पेशकरण और उसकी परीक्षा का क्रम न्यायालय के विवेक द्वारा होगा। मतलब साक्षी को कब कैसे बुलाया जाएगा, इसका डिसीजन किसके ऊपर होगा, न्यायालय के विवेक पे होगा। न्यायालय अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे साक्षियों को बुला सकता है। सेक्शन 136 न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। न्यायाधीश जो जज होगा वह निश्चय करेगा कि किस साक्ष्य को ग्रहण करे और किसे ग्रहण ना करे। सेक्शन 137 मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, 3 प्रकार की परीक्षा के बारे में बताता है। एग्जामिनेशन इन चीफ जो बुलाए उसके द्वारा परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। तो मुख्य परीक्षा क्या है, जो बुला रहा है, जो प्लीडर बुला रहा है उसके द्वारा परीक्षा किया जाना क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा। और क्रॉस परीक्षा क्या होगा, प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा, मतलब जो बुला रहा है उसके विपक्ष में जो व्यक्ति है, प्लीडर है, उसके द्वारा अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वह परीक्षा क्या होगा, प्रति परीक्षा होगा। और पुनः परीक्षा क्या होगा, प्रतिपक्षी के बाद जिसने बुलाया उसके द्वारा। मतलब मान लीजिए ए ने बी को बुलाया, तो ए ने बी से को बुलाया, ए और बी से जो क्वेश्चन करेगा वो क्या होगा, मुख्य परीक्षा में आएगा। उसके बाद ए ने बी को बुलाया, एक सी है जो ए के विपक्ष में वकील है, तो सी जो है ए से बी से जो क्वेश्चन करेगा वो क्या कहलाएगा, वह प्रतिपरीक्षा कहलाएगा। और फिर ए अगर दोबारा प्रतिपरीक्षा के बाद ए बी से फिर से क्वेश्चन पूछता है तो क्या कहलाएगा, पुनः परीक्षा कहलाएगा। ओके, तो 137 में मैंने देखा मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा। 138 परीक्षाओं का क्रम। 140 सील कैरेक्टर का साक्ष्य देने के लिए साक्षी का परीक्षण। 141 सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता था। कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है तो वो कुछ उत्तर पाना चाहता होगा, तो वह प्रश्न जो सुझाता हो उत्तर को क्या कहलाएगा, सूचक प्रश्न कहलाएगा। सेक्शन 142 कब नहीं पूछा जाना चाहिए। तो सूचक प्रश्न कब नहीं पूछा जाना चाहिए, तो मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, 142 में बताता है। सेक्शन 143 प्रति परीक्षा में पूछा जाए। सूचक प्रश्न को किस में पूछा जाना चाहिए, प्रति परीक्षा में पूछा जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न को नहीं पूछा जाना चाहिए। सेक्शन 151 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। सेक्शन 152 अपमानित और सूझ करने वाले प्रश्न। सेक्शन 159 स्मृति ताजी करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो स्मृति ताजी करना कितने में है, 159 में है। सेक्शन 165 प्रश्न करने या पेश करने या आदेश देने के लिए न्यायाधीश की शक्ति। सेक्शन 166 जूरी और असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति। और सेक्शन 146 लॉफुल क्वेश्चन। सेक्शन 167 साक्ष्य की अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। अगर कोई साक्ष्य है वो अनुचित ग्रहण या अग्रहण हो जाता है तो उसके लिए पुनः विचारण नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट केस ला, जैसे पिकार्स वर्सेस सीयर्स का केस है, ये विबंधन के सिद्धांत को बताता है। इंद्र दलाल वर्सेस हरियाणा का केस है, आपराधिक स्वीकृति के बारे में बताता है, साक्षी कितने भी हो सकते हैं। राजू देवाड़े वर्सेस महाराष्ट्र मृत्युकालीन कथन से रिलेटेड है। पर इंक्वेरियम का जो केस है, कानून से अनजान रहते हुए भी कोर्ट का निर्णय। प्ली ऑफ डिमरल चुनौती देने वाली प्रतिवादी। तो आपका ये 167 सेक्शन ख़त्म हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो भी ये वीडियो में आपको जिस नोट्स से पढ़ाया है, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम।